आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं नई कहानी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो इंसान भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास भी ना करता होगा ना, वो भी आज की कहानी सुन के करने लगेगा। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अतुल है। ये बात उस समय की है जब मैं बस 13 साल का था। हमारे घर में हम 4 ही लोग थे, मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई। मेरे पापा फौजी हैं। उस समय मेरे पापा देश की सेवा में थे और थोड़े दिन के लिए घर आए थे। तब मेरी मम्मी पापा से बोलने लगी, सुनो अतुल के पापा, मैं इन बच्चों को अब अकेले नहीं संभाल सकती। तुम जल्दी से हमेशा के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाओ। तभी मेरे पापा ने 20 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया और मेरे पापा को रिटायरमेंट भी मिल गई। हम सब बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश थी मेरी मम्मी, क्योंकि जब से मम्मी पापा की शादी हुई थी तब से मम्मी पापा ज़्यादा समय के लिए एक साथ नहीं रहे और मेरी मम्मी के बहुत सारे अरमान थे जो पूरे नहीं हुए थे। आप सभी जानते हैं फौजी की लाइफ कैसी होती है। और पापा के आने के बाद घर में रिटायरमेंट की पार्टी रखी गई। पार्टी बहुत अच्छी थी, सबने बहुत एंजॉय किया और इस पार्टी में सबसे ज़्यादा खुश थी मेरी मम्मी। मेरी मम्मी के चेहरे पर अलग ही स्माइल थी। वो अपनी ज़िंदगी को अब पापा के साथ बिताना चाहती थी। वो सोच रही थी कि अब पूरी ज़िंदगी उनके साथ ही बीतेगी। सब ठीक चल रहा था। 1 महीना बिल्कुल ठीक रहा, पर कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वो होकर ही रहता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हमारी सारी खुशी एकदम से दुख में बदल गई। मुझे पूरा याद है, उस समय हम सब घर में ही बैठे थे। पापा किसी काम से बाहर गए थे और मम्मी के अचानक से सीने में दर्द हुआ और मम्मी मुझे बुलाने लगी। मैं मम्मी के पास गया। तब मम्मी कहने लगी, जा जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। तब मैं मम्मी के लिए पानी लेने किचन में गया और जब मैं आया तो मम्मी मर चुकी थी। मम्मी के हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी थी। मेरी मम्मी का सपना पापा के साथ रहना वो बस 1 ही महीने का था। मेरे पापा को रिटायर्ड हुए बस 1 महीना हुआ था और मेरी मम्मी मर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी पहले से ही जानती हो कि उनकी मौत आने वाली है और मम्मी ने पापा को पहले ही बुला लिया हमारी देखभाल करने के लिए, ताकि हम अकेले ना रहें। तब पापा घर आए और बहुत रोने लगे और बार बार यही बोलने लगे कि तूने मुझे इसीलिए बुलाया था कि मैं आऊं और तू खुद मर जाए। फिर हमने मम्मी का अंतिम संस्कार किया। बहुत सारे लोग थे। मेरे चाचा भी आए थे जो गांव में रहते थे, मेरी दादी भी आई थी। बहुत सारे लोग आए थे और सब हैरान थे कि इतनी जल्दी कैसे मौत हो गई, क्योंकि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक थी। पर कहते हैं ना, मौत जब आनी है तब आती है। ऐसा ही मेरी मम्मी के साथ भी हुआ था। हमारा पूरा परिवार बहुत दुखी था। माँ घर के अंदर एक पिलर की तरह होती है जो घर को टूटने से बचाती है, और हमारी माँ मर चुकी थी। हमारा घर टूटने की कगार पर था। पापा अकेले कैसे संभालते पूरे घर को? एक माँ तो संभाल सकती थी। मेरे छोटे भाई ने कई दिन तक खाना भी नहीं खाया। वो बस 8 साल का था। वो मेरे मम्मी के हाथ से ही खाना खाया करता था। वो दिन हम सब के लिए एक मनहूस दिन था, पर मुझे ये नहीं पता था कि और भी मनहूस दिन आने बाकी हैं अभी। समय बीतता गया। पापा हम दोनों भाइयों को संभाल नहीं पा रहे थे। वो मम्मी से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों से भी। पापा को हम दोनों की करियर की और हर चीज़ की टेंशन रहती थी। वो हर समय हमारे बारे में सोचते रहते थे और बहुत चिंता करते थे।
और एक दिन पापा ने हमारी देखभाल करने के लिए एक औरत को हमारे घर में रखा। वो हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। वो हमारा ख्याल रखती थी, ऐसे ख्याल रखती थी जैसे माँ अपने बच्चों का रखती है। पापा उसे बेशक पैसे देते थे, पर वो औरत हम दोनों भाइयों के साथ साथ पापा का भी ख्याल रखती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो हमारे घर में काम नहीं करती बल्कि हमारी माँ हो। समय बीतता गया। मेरे पापा कभी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, पर उस दिन अचानक पापा ने उस औरत जिसका नाम रमा था उससे बोला, रमा तुम कितने साल की हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तब रमा कहती है, मैं 35 साल की हूँ और मेरे घर में मेरा पति था जो अब मर चुका है। तब पापा ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और उससे पूछ बैठे, रमा बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, मुझसे शादी करोगी? मेरे बच्चों से भी तुम बहुत प्यार करती हो, उनका ख्याल भी बहुत रखती हो, उनको एक अच्छी माँ मिल जाएगी और तुम्हें भी एक घर मिल जाएगा और मुझे भी एक पत्नी मिल जाएगी और मेरे बच्चों को एक बहुत ही अच्छी माँ मिल जाएगी जो उनका हमेशा ख्याल रखेगी। तब उस औरत ने बिना देरी किए हाँ कर दी। हम दोनों को पापा का ये फैसला बहुत अजीब लगा, पर बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो औरत हम सबका बहुत ख्याल रखती थी, हमारी बहुत सेवा करती थी, जैसे एक माँ अपने बच्चों की करती है। और पापा ने कुछ दिनों बाद बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने उसके साथ मंदिर में शादी कर ली। उसकी वजह से पापा को बहुत कुछ सहना पड़ा। बहुत लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे थे, पर पापा को बस अपने बच्चों की पड़ी थी। वो बस हम दोनों का फ्यूचर देख रहे थे। पापा सोच रहे थे कि हम दोनों को एक अच्छी माँ मिल जाएगी जो उनका अच्छे से ख्याल रखेगी, जैसे हमारी पहली माँ हमारा रखती थी। पर सब बोलते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली होती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। वो बात हमारे साथ भी होने वाली थी और उसके साथ साथ हमारे साथ बहुत कुछ होने वाला था। यहाँ तक कि हम दोनों के साथ नहीं, हमारे पापा के साथ भी होने वाला था। वो औरत अंदर से कुछ और थी और बाहर से कुछ और। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे पापा से ही शादी करने के लिए यहाँ आई थी और उनको फंसाने के लिए ही आई थी। पापा पूरा दिन घर पर खाली रहते थे तो बोर हो जाते थे। उनकी वो टेंशन भी अब ख़त्म हो गई थी जिसकी वजह से वो परेशान रहते थे। तब पापा ने बैंक में एक गार्ड की नौकरी के लिए हाँ कर दी और अगले दिन से जाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मेरे पापा काम पर गए, वो औरत ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। वो हम दोनों भाइयों को मारने लगी और हमसे घर के काम कराने लगी। मैं बहुत डरता था और मैं ये नहीं बताता था कि वो औरत हमारे साथ क्या क्या करती है, क्योंकि मुझे डर था पापा उसे बहुत मारेंगे और पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं बताता था। और एक दिन मैं पापा के पास बैठा था तो पापा ने मेरे चेहरे पर चांटे के निशान देख लिए और मुझसे पूछने लगे, अतुल सच सच बता, तुझे किसने मारा ये? मैं पापा से झूठ नहीं बोल पाया और मैंने सारी बातें सच सच पापा को बता दी। तब पापा ने उस औरत रमा को बहुत डांटा और बहुत मारा और कहा, इन बच्चों की वजह से ही तुझसे मैंने शादी की है। अगर इन बच्चों को तूने जरा सी भी दिक्कत दी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझी? और उसके अगले दिन मेरी सौतेली माँ पापा के जॉब पर जाते ही पता नहीं कहाँ चली गई और शाम को पापा के आने से पहले ही आई। और वो जब आई तो बहुत अजीब लग रही थी। उसके सारे हाथों में मालाएं थी और गले में ताबीज़ थे। मुझे डर लग रहा था उसे देखकर। उसने काली साड़ी पहन रखी थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे टोना टोटका करके आई हो। उस दिन मुझे बहुत अजीब लगा। उसने उस दिन हम सब के लिए अलग अलग खाना बनाया। पापा के लिए उसने मीठा बनाया और हम सब के लिए नॉर्मल खाना बनाया। पापा वो खाकर सो गए और अगले दिन जब उठे तो पापा को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पापा नहीं बल्कि उनके अंदर कोई और हो। कभी अचानक से गुस्सा करने लगते तो कभी अचानक से प्यार करने लगते। पापा बहुत अलग हो चुके थे।
मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि उस औरत ने पापा के ऊपर कुछ करवा दिया है। और एक दिन जब मैं बिना बताए पापा के रूम में गया तो वो औरत पापा के ऊपर कुछ कर रही थी और पापा को कुछ खिला रही थी। मैं वो सब देखकर डर गया। मैं सारी बात समझ गया। इस औरत ने मेरे पापा के ऊपर काला जादू कराया है। मेरे पापा दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे हर समय नशे में रहते हों। पापा को देख के ऐसा लग रहा था जैसे पापा के शरीर में पापा नहीं कोई और हो। तभी मैंने अपने चाचा को फ़ोन किया जो गांव में रहते थे और उनको सारी बातें बता दी। मेरे चाचा जी का घर शहर से बहुत दूर था तो उनको आने में थोड़ा समय लगा। जब वो शाम को घर आए तो उनको सारी बातें मैंने विस्तार से बताई और उन्होंने उस औरत का हाथ पकड़ा और घर से उसको बाहर निकाल दिया। तब चाचा ने उसका हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकालते वक्त बोला, यहाँ से जा, मेरे भाई पे काला जादू करेगी। अगर इस घर के आसपास भी भटकी ना तो तुझे जान से मार दूंगा, समझी? यहाँ भटक मत जाना। वो मेरे चाचा को घूर कर देख रही थी और चिल्लाकर एकदम से बोली, तू मुझे तो अपने घर से निकाल सकता है, जो मैंने तेरे भाई के साथ किया है उसके शरीर से उसे निकाल के तो दिखा। इतना बोलकर वो पता नहीं कहाँ चली गई और उसके जाते ही पापा बहुत अजीब सी आवाज़ करने लगे। मेरे चाचा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो अपने हाथ पैर फेंक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उससे दूर जाते ही पापा एक जिंदा लाश हो चुके हैं। तभी चाचा ने एक तांत्रिक को बुलाया। वो तांत्रिक जैसे ही आया उसने अपनी झाड़ फूंक की और मेरे पापा को थोड़ा बहुत आराम लग गया। एक दिन हम दोनों भाई बैठ पढ़ रहे थे, तभी पापा हमारे कमरे में आए और मेरे छोटे भाई का गला दबाने लगे। वो मेरे छोटे भाई को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पापा को बहुत रोकने की कोशिश करी पर पापा मेरे से रुकने वाले कहाँ थे। तभी मैंने पापा के सर पर एक डंडा मारा। वो थोड़े हट गए और मैं अपने भाई को लेकर बाहर आ गया और बाहर से ही मैंने गेट बंद कर दिया और अपने पड़ोसियों को सारी बातें बता दी। तब पड़ोस वाले अंकल ने मेरे चाचा के गांव में फ़ोन किया और चाचा ने मेरी दादी को हमारे घर में भेज दिया। मेरी दादी अच्छे से जानती थी कि उस घर में हम सबको खतरा है और दादी बार बार कह रही थी कि गांव चलो, पर मैं नहीं माना क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं। हमने अपने पापा को एक रूम में बंद कर दिया क्योंकि पापा अब बेकाबू हो चुके थे। हमने ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा था जहां पापा को दिखाया ना हो। वो थोड़े बहुत दिन तो ठीक हो रहते पर दोबारा ऐसे ही हो जाते थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इसलिए हमने सोचा कि जब तक पापा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हम इनको अकेला ही रखेंगे और इनको रूम में ही बंद करके रखेंगे और खाना पीना बाहर से ही दिया करेंगे। पर पापा खाना खाते नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे पापा बहुत कमज़ोर हो चुके थे। वो चल भी नहीं पा रहे थे। और एक दिन मेरे पापा का दोस्त जो खुद फौजी था वो हमारे घर में एक बाबा को लेकर आया। उस बाबा ने हम सबको बताया कि मेरे पापा के ऊपर 3 आत्माएं हैं जो कहीं से आई नहीं बल्कि उनके शरीर में डाली गई हैं। उस बाबा ने हमें ये भी बताया कि इस पर काला जादू करने की कोशिश की गई थी पर वो जादू उल्टा पड़ गया और 3 आत्माएं जो खुली घूम रही थी उसको इसका शरीर बहुत पसंद आ गया और वो इसके शरीर में हमेशा के लिए रह गई हैं। और उस बाबा ने हमें बताया मैं इसके हाथ पैर बांध कर जा रहा हूँ और रात को 12 बजे मैं एक यज्ञ करूँगा, इसके लिए पूजा पाठ करूँगा। जब तक मैं यहाँ नहीं आता कोई भी इसके हाथ पैर नहीं खोलेगा और जब तक उससे दूर ही रहना। खाना पीना भी दो तो दूर से ही दो, उसका कमरा बिल्कुल भी मत खोलना, ये बात स्पष्ट याद रखना मेरी। तब उसने पापा का एक कपड़ा मांगा। मैंने पापा की शर्ट उसको दे दी और वहाँ से वो बाबा चला गया। उसी रात पापा चिल्लाते हुए हम सबको बुलाने लगे और बोले, बेटा मुझे इन सब से बचा लो, ये तीनों आत्माएं मुझे मारती हैं और मुझे बहुत टॉर्चर करती हैं, बचा लो मेरे बच्चों, मुझे बचा लो। और इतना कहकर पापा बेहोश होकर फर्श पर गिर गए।
मुझे पापा पर बहुत तरस आ रहा था। मेरी दादी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि किसी भी तरीके से पापा के हाथ पैर नहीं खोलने, उनके रूम में नहीं जाना। पर मुझे पापा पर बहुत तरस आ रहा था और मैंने पापा के हाथ खोल दिए, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा उस समय बेहोश थे और मैंने पापा के हाथ पैर खोल दिए और पापा का रूम बंद कर अपने रूम में आ गया। हम सबको तांत्रिक ने पहले ही बता दिया था कि करीब 12 बजे पापा के रूम से चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी। उन आवाज़ों पर तुम बिल्कुल भी ध्यान मत देना। और ऐसा ही हुआ। करीब 12 बजे रूम से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लगी। मेरी दादी ने हम दोनों भाइयों के कानों को अपने हाथों से दबा दिया। मैं डर रहा था, बहुत अजीब आवाज़ आ रही थी। करीब 2 बजे तक ऐसी ही आवाज़ें आती रही। हमें तांत्रिक बाबा ने साफ मना कर दिया था कि सुबह तक उस कमरे में मत जाना, और इसलिए हम में से कोई भी उस कमरे में नहीं गया। तभी सुबह के समय दादी पापा के रूम की तरफ गई। उन्होंने पापा के रूम का गेट खोला तो दादी ने पापा को पंखे से लटके हुए देखा। ये देखकर दादी बहुत तेज चिल्लाई। उनके चिल्लाने की आवाज़ से पड़ोस के लोग हमारे घर में आ गए। उन्होंने पापा की डेड बॉडी को पंखे से उतारा। पापा के पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे। ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी को कोई काट रहा हो। मैं देखकर डर गया था। मेरे पापा पूरे 6 फुट 2 इंच के हट्टे कट्टे आदमी थे और अब वो ऐसे हो चुके थे, बस उनके शरीर में बस हड्डियां ही हड्डियां बची थी, जिसकी वजह से लोगों को उनको उतारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने देखा पापा वाले बेड पर एक लेटर रखा था, जिसे मैंने उठाया और उसे पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा था, मुझे ये तीनों आत्माएं बहुत मारती हैं और तड़पाती हैं। ये पूरी पूरी रात मुझे मारती रहती हैं और मेरे शरीर को अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। मुझे ये तीनों आत्माएं बहुत मारती हैं और मुझे तड़पाती हैं। मैं अंदर ही अंदर खाली होता जा रहा हूँ। ये आत्माएं मेरा खून पीती हैं। मैं अब इनको नहीं सहन कर सकता, इसलिए मैं मर रहा हूँ। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। तब पापा का अंतिम संस्कार किया गया। मेरे पापा आत्माओं पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे और उनके शरीर में 3-3 आत्माएं रहती थी और हमारा पूरा परिवार अब ख़त्म हो गया। ना मम्मी बची, ना पापा। ये मुझे नहीं पता कि ये क्या था कि पापा के रिटायर होते ही मम्मी की डेथ हो गई, जिसके बाद हमारा पूरा परिवार ख़राब होता चला गया। पर कुछ भी हुआ हो, हम दोनों भाइयों के लिए ये बहुत बुरा हुआ। उसके बाद हमारा ख्याल हमारी दादी ने रखा और उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश दी। मेरी दादी का भी अब देहांत हो चुका है, पर उन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बना दिया। मैं अब डॉक्टर हूँ और मेरा छोटा भाई लॉयर है। अगर हमारी दादी ना होती तो शायद हमारा फ्यूचर कभी ना बनता। मैं वो बातें भूलने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर मेरा छोटा भाई वो सब भूल चुका है, क्योंकि उसे वो चीज़ें याद ही नहीं थी। वो बहुत छोटा था। अच्छा है वो ये सब भूल चुका है, पर मैं कभी नहीं भूल पाता। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुनते रहें रात की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं।